Hello and welcome to Magna Carta for the Mains 2025. My name is Atish Mathur and this is lecture number 5. In yesterday's lecture, we studied about the process of amending the constitution and a critical analysis of it. हमें ये समझ में आया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है उस पावर के पीछे पार्लियामेंट्री सुप्रीमसी या पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमसी का बैलेंस देखने को मिलता है। और ये बैलेंस जो है हम एक जुडिशियल इंटरवेंशन के थ्रू हम मेंटेन कर पाते हैं। उस जुडिशियल इंटरवेंशन को हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं और उसी पे आज का लेक्चर है। दिस इज द फाइनल लेक्चर इन टॉपिक नंबर 1। आप लोगों ने कहा कि सर एटलीस्ट जो फर्स्ट टॉपिक है उसके जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उनको थोड़ा हम पेस तरीके से करते हैं। इसके बाद मैं पूरा एक एक चंक एक एक बार में निपटाते चलूँगा ताकि आपको भी मेरी आदत पड़ गई है और आप समझ जाएंगे कि अब इसमें हमें पेस इंक्रीज करने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इस लेक्चर में सीखना है। जब हम पीवाईक्यूज देखते हैं तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या तो आर्टिकल 368 और पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, या तो फिर हमें इसका इम्पैक्ट या हमें इसका फ्यूचर पूछा गया है। और इस साल 2025 में बेसिक स्ट्रक्चर पूछना एक हाई प्रायोरिटी टॉपिक है। बिल्कुल इसके जैसे इसके कुछ बेसिक रीजंस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 75 इयर्स हो रहे हैं और साथ साथ में हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी 75 इयर्स हो रहे हैं। और दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट एवोल्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर का है। इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर मैंने जैसे कि कल आपको ट्रैकर में टैग करके दिखाया था, करंट अफेयर्स में बेसिक स्ट्रक्चर 2-3 जगह न्यूज में रहा है। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर से एक और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल क्लियर होकर निकलता है, विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और इसी रिलेशनशिप में थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है हमें विद रिस्पेक्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड मटीरियल रिसोर्स। सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट में ये कहती है कि माना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को ये हक है कि वो मटेरियल रिसोर्सेज को इस तरह से डिवाइड करें जिससे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो और कॉमन गुड प्रिवेल करे। सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल रिसोर्स इन एन एग्रेरियन कंट्री लाइक आवर्स हैपन्स टू बी लैंड। तो उस जजमेंट में सवाल ये उठा कि क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी इंटायरली एक मटेरियल रिसोर्स है कि नहीं। तो कोर्ट ने कहा नहीं। जो पुराने सोशलिज्म के दिन थे और जो आज सोशलिज्म के दिन हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम आज उतना एक्टिवली सोशलिस्ट हो नहीं सकते फॉर वेरी वेरी प्रैक्टिकल रीजंस। द महाराष्ट्र हाउसिंग ओनर्स एसोसिएशन केस ऑफ 2024। तो सबसे पहले तो वो न्यूज में इसलिए रहा। दूसरा ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अब जब उत्तराखंड में उसके रूल्स वगैरह नोटिफाई हो गए, कुछ स्टेट्स ने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पे जब सवाल उठ रहा है तो उठ रहा है कि दिस इज एंटी सेक्युलर इन नेचर। अब ये एंटी सेक्युलर इन नेचर है तो इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा न्यूज में रहा। तीसरा इसलिए रहा क्योंकि यूपी में एक मदरसा एक्ट है जिसको अपहोल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि जो ये मदरसा एक्ट है, जो यूपी के मदरसास को एक स्पेशल रिकग्निशन देती है, उनके लर्निंग को एक स्पेशल इक्विवेलेंस देती है, वो अपनी जगह ठीक है, और वो एंटी सेक्युलर नहीं है, आप कोई फेवरेटिज्म नहीं कर रहे, आप बाकियों के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, बाकी कम्युनिटीज के साथ आप कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर थोड़ी क्लैरिटी दी कि देखो, बेसिक स्ट्रक्चर तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, इससे खराब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो क्या ऑर्डिनरी लॉज आर आल्सो सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट? खैर, घूम फिर के बात तो एक ही है, दैट ऑर्डिनरी लॉज आर आल्सो ऑर्डिनरीली सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। बस फर्क ये है कि आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी लॉ स्पेसिफिकली कैसे एक उस प्रोविजन को वायलेट कर रहा है जिससे बेसिक स्ट्रक्चर झलकता है या जिससे बेसिक स्ट्रक्चर की रिफ्लेक्शन होती है। बस इतनी सी बात कही। तो ये तीसरा रीजन था जिसलिए ये बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा न्यूज में रहा। तो राइट टू प्रॉपर्टी का जजमेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड और यूपी मदरसा एक्ट, इन 3 रीजंस की वजह से अपना बेसिक स्ट्रक्चर न्यूज में रहा है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। कल मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल माइंड मैप क्लास में कराया था, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कोर पर्पसेस और उसके बेसिस पे कुछ कोर फीचर्स। वो डायग्राम आपको अपने जहन में हर हालत में ध्यान रखना है, एंड यू हैव टू इंश्योर कि भाई वो डायग्राम से आप अपने पॉइंट्स जनरेट ऑटोमेटिकली कर पाते हैं। ठीक है, अब शुरू से शुरुआत करते हैं। मैं इसकी एक डिटेल्ड वॉक थ्रू आपको कराऊंगा ही कि बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व कैसे हुआ, लेकिन एक बेसिक कहानी समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसमें क्या पॉलिसी या फैक्चुअल एस्पेक्ट्स हैं और इसमें क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमें कुछ आर्टिकल्स को ध्यान में रखना है। एक है हमारा आर्टिकल 13 क्लॉज 2, जो कहता है नो लॉ कैन वायलेट अ फंडामेंटल राइट। और इसके ठीक सामने एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को कहते हैं आर्टिकल 368, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट को देता है। अब इन दोनों में आपको एक इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए क्या किया, भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाया। अब आर्टिकल 368 में तो कहीं नहीं लिखा कि आप ये अमेंड नहीं कर सकते या इस प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आड़ में उन्होंने कुछ फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट करने शुरू कर दिए, वायलेट करने शुरू कर दिए। तो फिर सवाल उठा कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता है, डाइल्यूट कर सकता है, वीकन कर सकता है। फिर समझ में आया कि ये जो लॉ की डेफिनेशन है, इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को नहीं गिनेंगे। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है ताकि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व कर सके और ये अपनी हदें ना पार करे। इसके लिए हम एक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें हम कुछ प्रिंसिपल्स को रिकग्नाइज करेंगे जो कुछ फंडामेंटल राइट्स में भी देखने को मिलते हैं। तो एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व करना भी होता रहेगा और दूसरी तरफ वो अपनी हदें ना पार करें, ये भी मैनेज हो जाएगा। तो जो प्राइमरी लीगल कॉन्फ्लिक्ट है, वो प्राइमरी लीगल कॉन्फ्लिक्ट यहां से आता है।
अब खैर, इसकी लीगल जर्नी क्या है, सिंपल भाषा में अगर समझना हो तो ये है। कहानी शुरू होती है कुछ लैंड रिफॉर्म एक्ट से। अब ये तो ऑर्डिनरी लॉज हैं। अब ये लैंड रिफॉर्म एक्ट्स क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं ओनरशिप ऑफ लैंड पर, कि इससे ज्यादा एक इंसान हमारे देश में लैंड ओन नहीं कर सकता। अगर आप इससे ज्यादा ओन करते हैं तो सरकार आपसे जो एक्स्ट्रा जमीन है आपकी, वो मार्केट के भाव पे, मार्केट के रेट पे खरीद लेगी, और जिनके पास नहीं है वो उनमें बांट देगी, जैसा जो भी उनको ठीक लगे। तो एक लिमिट लगा दी। दिक्कत ये थी, जब ऐसा किया तो कुछ हमारी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो खतरे में आ गई। एक फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, अब नहीं है, 19(1) क्लॉज F एंड आर्टिकल 31। ये दोनों हमको एक फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी देती है। ये दोनों अब नहीं है, 31A, B, C ये सब हैं, लेकिन 19(1) और 31 नहीं है। तो खैर, कहानी यहां से शुरू हुई। तो फिर जिनके पास लैंड नहीं है और जिनके पास लैंड है, ये लॉ उन दोनों तबके के लोगों को अलग अलग ट्रीट कर रहा था। और कोई भी लॉ अगर दो लोगों को अलग अलग ट्रीट करता है तो वो लॉ डिस्क्रिमिनेटरी होता है। तो इसमें आर्टिकल 14 भी जुड़ जाता है। अब ये एक लॉ है जो एक फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो भाई आर्टिकल 13 क्लॉज 2 लगेगा। जब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 लगेगा तो फिर आप इन एक्ट्स को चैलेंज करना शुरू कर दोगे। आप ये लॉज कहां कहां चैलेंज कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो डायरेक्टली अंडर 32, या आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226। अब ये लैंड तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो ज्यादातर स्टेट्स ने ही ये लॉज बनाए थे। उस समय दिक्कत भी नहीं थी क्योंकि हम आजाद ही हुए थे, तो ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही पॉलिटिकल पार्टी की थी। अब जब इन एक्ट्स को चैलेंज किया गया, और ज्यादातर चैलेंज करने वाले जमींदार लोग ही थे, इन्होंने अपने हाई कोर्ट्स में चैलेंज करना शुरू किया। अब कुछ हाई कोर्ट्स ने ये लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को खारिज कर दिया, और कुछ हाई कोर्ट्स ने कहा कि नहीं नहीं, ये लैंड रिफॉर्म एक्ट सही है। तो अब यहां एक डिस्पैरिटी हो गई। सरकार जो दिल्ली में बैठी थी, उनको लगा कि अब यही करना पड़ेगा बैठ के, मुझे देश सुधारना है, मुझे देश में इतनी सारी चीजें ठीक करनी है, अभी नए नए आजाद हुए हैं, 10 तरह की टेंशन है, और हमारे जो नेबर है वो भी कुछ खास सुधरे हुए हैं नहीं, आज तक हम देख रहे हैं उनकी हरकतें। तो द प्रॉब्लम इज, हाउ डू वी पुट अ लीगल स्टॉप टू अ लीगल प्रॉब्लम? तो उन्होंने कहा एक डब्बा लेके आते हैं, उस डब्बे पे स्टिकर चिपकाते हैं 9 शेड्यूल, और इस डब्बे पे लिख देते हैं कि जो भी इस डब्बे के अंदर है उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। और ये जितने भी लैंड रिफॉर्म एक्ट्स हैं, ये इन डब्बों में हम फिट कर देते हैं और डब्बा सील कर देते हैं, और जब जब जरूरत पड़ेगी इसमें और लैंड रिफॉर्म एक्ट ऐड करते रहेंगे। तो कहानी यहां से शुरू हुई। तो फिर लोगों ने ये 9 शेड्यूल ही चैलेंज करना शुरू कर दिया। अब ये 9 शेड्यूल तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है, तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। आप इसको फंडामेंटल राइट्स को डाइल्यूट करने के लिए आर्टिकल 31 के आगे 2-3 क्लॉजेज और ऐड करोगे, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड करोगे। आप लिख दोगे कि भाई हमने 9 शेड्यूल बना दिया आर्टिकल 31 के अंडर एक क्लॉज ऐड करके,
कि हमने एक क्लॉज और ऐड कर दी कि अगर सरकार आपकी प्रॉपर्टी ले तो आपका कोई कोर्ट में जाने का हक नहीं बनता। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हर जगह इस्तेमाल कर रहे हो। तो फिर सवाल उठा कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता है या नहीं। तो यहां से समझ में आया कि हमारे देश में दो लॉ मेकिंग पावर है, एक है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर और एक है ऑर्डिनरी पावर। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने के लिए, और ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर दोनों पार्लियामेंट और स्टेट्स के पास है 7th शेड्यूल में, जिसको हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये एक चीज पहली क्लियर हो गई। लेकिन अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको बैलेंस कैसे करें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अगर हम लॉ मानेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा। इसको हम लॉ नहीं मानेंगे तो पार्लियामेंट को खुली छूट मिल जाएगी। तो इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए हमने बनाया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि पार्लियामेंट को कहा कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर एन एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। आपको जो चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में आप करो, आपको खुला हाथ दे रखा है। बस इतना ध्यान रखना, कुछ प्रिंसिपल्स हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, बस उन प्रिंसिपल्स को वायलेट मत करना। तो ये कहानी रही। ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बन के आया, जो बेसिकली एक बैलेंसिंग एक्ट है। केशवानंद भारती का जजमेंट contrary to popular belief is a middle path judgment. It is a balancing act of a judgment. ये एक तरफा जजमेंट है ही नहीं अगर आपने इसको सही ढंग से समझा है तो। एक तरफा जजमेंट गोलखनाथ का था, सज्जन सिंह का था, शंकरी प्रसाद का था। केशवानंद भारती का जजमेंट ऑन द अदर हैंड was to keep everybody happy, yet have a slight tilt towards a judicial creative innovation, for the lack of a better phrase, called the doctrine of basic structure. तो कहानी ये है। तो ये हमारी जो कहानी है उसका मेन प्लॉट हो गया। इस मेन प्लॉट की कहानी में एक और साइड स्टोरी आके जुड़ जाती है। वो साइड स्टोरी ये है कि फंडामेंटल राइट्स तो एक तरफ हो गए, पार्ट 4 में हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है, जो हमारी सरकारों को ये बोलते हैं कि भाई आपको डीपीएसपी में जो लिखा है वो इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर आप कर सकते हो, इस बारे में हम कल भी बात कर रहे थे, बिल्कुल सही है। तो डीपीएसपी की आड़ में, और खासकर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड होना चाहिए, इसकी आड़ में सरकार को बहुत सारी पॉलिसीज बनाने का मौका मिल गया और उन्होंने बनानी शुरू करी। कुछ नेशनलाइजेशन पॉलिसीज, कुछ प्रीवी पर्सेज उन्होंने बैन करने शुरू कर दिए। अब फिर सवाल उठा कि जब आप कोई सेक्टर नेशनलाइज करते हो तो आप कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट भी तो कॉम्प्रोमाइज करते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंक होंगे, कल को आपका अगर बैंक खोलने का मन हुआ तो आप नहीं खोल सकते। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ सरकारी न्यूक्लियर रिएक्टर होंगे, आपने कहा कि नहीं नहीं मैं भी अपने गार्डन में अपना छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना चाहता हूं, आप नहीं बना सकते। तो आपकी जो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस है, which is under article 19(1)(g, which is protected as a fundamental right, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रही है। तो डीपीएसपीज का भी एक फंडामेंटल राइट से रिश्ता हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या फंडामेंटल राइट्स
डीपीएसपी से बड़ी हैं या छोटी हैं? तो क्या डीपीएसपी के थ्रू मैं फंडामेंटल राइट्स को डाइल्यूट कर सकता हूं? क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए तो मैं लॉ बना सकता हूं। अब वो कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, कुछ चीजें ऑर्डिनरी लॉ हो सकती हैं। इससे दो सवाल निकल के आए कि भाई फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वो टीवी सीरियल नहीं है, रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा। कोर्ट आखिर में जाके बोलेगी कि जितना हो सके दोनों को बैलेंस करके चलो। डीपीएसपी में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और फंडामेंटल राइट्स में लिखा है द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रैक्टिस, प्रोफेशन ऑफ रिलीजन। तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाइए, लेकिन ऐसे लाइए कि किसी की कॉन्शियंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस या प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन खराब ना हो। बैलेंस बना के चलिए। और अगर हद से हद हो जाए तो ये ध्यान रखना कि ये जो दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं 39B और 39C वाले, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड, और अगर सरकार इन्हीं दोनों को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी कानून बनाती है, सो दिस विल बी सुपीरियर टू 14 एंड 19। अगर आपके सिर्फ यही दो ऑब्जेक्शंस है तो एक कहानी यहां से निकल गई। दूसरी कहानी निकली कि अगर ये ऑर्डिनरी लॉ कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल्स को वायलेट करे, क्योंकि आप ऑर्डिनरी लॉ से ही तो डीपीएसपीज इंप्लीमेंट कर रहे हो। सारी कहानी तो वो मदरसा एक्ट की, ऑर्डिनरी लॉ की तो है, राइट टू प्रॉपर्टी की केस की भी वही है। तो इस पे आगे चल के कोर्ट ने कहा कि ऑर्डिनरी लॉज ऑल्सो कांट वायलेट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बट उसको प्रूव करना आपको बहुत स्पेसिफिकली पड़ेगा। क्योंकि अगर ऑर्डिनरी लॉज भी बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं कर सकते, तो आप तो टाइट पार्लियामेंट को ही कर रहे हो। आप हाथ तो पार्लियामेंट का ही मरोड़ रहे हो। एक तो पार्लियामेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला सकती जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे, दूसरा ऑर्डिनरी लॉ भी नहीं ला सकती जो उनका खुद का काम है। तो इसमें पॉइंट क्या बना कि इवन ordinary laws cannot violate basic structure, but they have to be specifically proven with reference to the articles concerned. और फिर इसका एनालिसिस होता है कि आपने ये तो हवा में बना दिया, इससे तो आपने जुडिशरी को थोड़ा खुला ही हाथ दे दिया, कल को इसे बंद करना हुआ तो हम क्या करेंगे। तो बेसिकली मोटी मोटी कहानी ये है जो आपको आनी चाहिए। इसी का मैंने एक डिटेल्ड टाइमलाइन मैंने प्री में भी दिया था और अभी भी दे रहा हूं, उसको आप चाहो तो एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडिंग द फर्स्ट एवर एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन व्हिच इज declaring the constitutional amendment, making the prime minister's election immune as invalid, 99th amendment जिसमें एनजैक को इनवैलिड किया है, वो सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एक पूरे टाइमलाइन में दे रखे हैं। मैं आपको अभी नोट्स में भी दिखा दूंगा। लेकिन हमारा प्राइमरी फोकस क्या है? हमारा प्राइमरी फोकस इस समय ये है कि हमें ध्यान रखना है कि हम इन चीजों को कॉन्सेप्चुअली अच्छे से एक बार समझ लें। ठीक है? Are we clear on this? Good. Now coming back to our notes. तो देख लेते हैं। ये डायग्राम मैंने आपको कल की ही क्लास में बताया था। ये डायग्राम अपना यूनिवर्सल डायग्राम है। ये आप अमेंडमेंट्स में भी यूज करेंगे जो हमने कल डिस्कस किया है, और यही डायग्राम अगर हो सके तो आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में भी यूज करना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को। खैर, अगर इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन यूज करना है तो वो भी मैंने आपको अगले पेज में यहां दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अच्छे से समझ लेते हैं कि भाई कहानी है क्या, कहां से हमको इंट्रोडक्शन लेना है, क्या इसका इंपैक्ट एनालिसिस है, सारी चीजें सीख लेते हैं। ये एक शॉर्टन डायग्राम है वेलफेयरिस्ट पॉलिसीज जो मैंने बताया, जिसकी वजह से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए, और दीज वर
constitutional amendments which were limiting challenges to land reforms and nationalization policies. इससे बड़ा सवाल निकला कि किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, नहीं, और उसी हद को डिसाइड करने के लिए बना डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. अब क्योंकि ये एक नुआंस्ड क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्शन में भी थोड़ी सी डेप्थ होनी चाहिए, थोड़ा सा ग्रेविटास होना चाहिए. मैं आपको इंट्रोडक्शन के 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, जो आपको ठीक लगे आप यूज कर लेना. पहला, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन. इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ इंप्लाइड लिमिटेशन. ये शब्द समझिए. माना कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली कहीं नहीं लिखा कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के 5 या आर्टिकल्स चेंज नहीं हो सकते, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल भी खुला छोड़ दें? क्या कोई इंप्लाइड अंडर करंट मीनिंग है कि नहीं? क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब गवर्नमेंट की पावर्स को कंट्रोल करना है, तो गवर्नमेंट की पावर्स आपको वहां पे भी कंट्रोल करनी पड़ेगी जहां गवर्नमेंट के पास उसी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर्स हैं. ये एक इंटरचेंजेबल रिलेशनशिप है. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग नाउ. If the constitution is based on the principle of constitutionalism, which is supposed to keep a limitation on the powers of the government, those powers also include the powers to amend the constitution in the first place. Because what limits the powers of the government is the constitution. So tomorrow, if the government amends the constitution in such a way that there is no limitation on the government in the first place, then the constitution becomes a meaningless document. वही बात होगी, खुला छोड़ दिया तो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे चेंजेस ले आए कि गवर्नमेंट की पावर्स पे कोई लिमिटेशन ही नहीं रहा, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन किसी बात का. कल को मैं 32 डिलीट कर दूं, 226 डिलीट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट डिलीट कर दूं, आप फंडामेंटल राइट्स लेके घूमोगे किधर, जाओगे किधर? यही तो दिक्कत है. विच इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल्स पे बनाया है, तो एक अजम्पशन लेके बनाया है कि मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट की पावर्स रिस्ट्रिक्टेड रहें. प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So the based on the theory of implied limitation, a constitutional law doctrine which places restrictions on amending certain essential और basic principles, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, embedded in the constitution. इससे आपने एग्जामिनर को बहुत क्लियरली बता दिया कि आपको समझ में आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डज नॉट मीन specific articles. What it means are principles on the basis of which they have been derived. ये principles articles को reflect कर सकते हैं. क्योंकि आर्टिकल 25 है तो सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है. क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 14 to 18 है तो इक्वालिटी इन अ सेंस इज बेसिक स्ट्रक्चर. मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 14 बेसिक स्ट्रक्चर है या आर्टिकल 25 बेसिक स्ट्रक्चर है. तो ये पहली बात हो. सेकंड पॉइंट, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि जर्मनी का जब नाइमार रेजिम था, दिस इज अराउंड द सेम टाइम दैट वी वर गेटिंग इंडिपेंडेंट, अबाउट 10 years ago, तो वो गवर्नमेंट बहुत ही रिग्रेसिव थी. तो उस गवर्नमेंट की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जर्मनी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पावर्स लाता है, कुछ प्रोविजंस लाता है, कुछ आइडियाज लाता है जो गवर्नमेंट उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं ला सकती. बेसिकली जर्मनी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर एक्सप्लिसिटली इंट्रोड्यूस करता है
कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें जर्मन गवर्नमेंट हाथ नहीं लगा सकती, उनको जो चेंज करना है करे। तो वहां से ये प्रिंसिपल निकल के आया कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर नाम की चीज हो सकती है। हर कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे कुछ बेसिक नॉन नेगोशिएबल नो क्वेश्चंस आस्क्ड प्रिंसिपल्स हैं जो आपको इंप्लीमेंट करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खैर, तो जर्मनी के एक लॉ प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर कॉनराड। वो हमारे आईआईटी बीएचयू में लेक्चर देने आए थे। उसी लेक्चर में द ग्रेटेस्ट लॉयर टू हैव एवर वॉक्ड द फेस ऑफ दिस कंट्री, श्री नानी पालकीवाला, वॉज प्रेजेंट। और इसी लेक्चर में कॉनराड साहब ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी। और किस्मत का खेल ऐसा रहा दैट नानी पालकीवाला वॉज इन्वॉल्व्ड इन दीज केसेस एज वेल। उनकी एक ब्रीफ अपीयरेंस गोलकनाथ में थी और केशवानंद भारती में तो उन्होंने बहुत ही एक्टिवली फ्रंट फुट पे आर्ग्यू किया, जस्ट टू पुट इट लिटिल कैजुअली। तो कहानी यहां से निकल के आई। तो इसको मैंने एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे दिया है कि influenced by several radical constitutional amendments in Germany during the Weimar regime, German law professor Conrad is responsible for the genesis of the basic structure doctrine. फिर मैंने आपको थोड़ा सा इसका लीगल कॉन्टेक्स्ट दे दिया जो थोड़ी सी एज दे दे। ये डॉक्ट्रीन बना प्रॉपरली केशवानंद भारती में ही है, लेकिन इन द गोलकनाथ केस इसका मेंशन ऑलरेडी एक बार हो गया था। दिस वाज ऑफिशियली आर्ग्यूड एंड प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड बिफोर द बेंच इन द गोलकनाथ केस। तो दो ब्रीफली मेंशन्ड इन द गोलकनाथ केस, दिस वाज सीमेंटेड इन द लैंडमार्क 13 जज बेंच ऑफ केशवानंद भारती 1973 एंड पालकीवाला हैज बीन क्रेडिटेड टू असिस्ट द कोर्ट इन फॉर्मुलेटिंग दिस डॉक्ट्रिन। और एक कोर्ट बेस्ड, our previous Chief Justice of India, Dr. D.Y. Chandrachud, while delivering one of his speeches, had said that the basic structure doctrine is our North Star, which guides and gives us a certain direction to the interpreters and the implementers of the Constitution when the path ahead doesn't seem very clear या convoluted है। इसका मतलब जब नहीं समझ में आए कि क्या सही है या क्या गलत है, वो नहीं कहते कि आंख बंद करके मम्मी पापा को याद करो, वो एक तरीका है, शायद प्री में ना चले। दूसरा तरीका ये है कि जब आपको नहीं समझ में आए कि इज दिस कॉन्स्टिट्यूशनली द राइट वे टू गो और नॉट, तब आपको क्या करना है, आपको बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल्स के बारे में सोचना है। और जो भी आप उस समय करना चाह रहे हैं, अगर वो उन प्रिंसिपल से अलाइन नहीं होता है तो आपको वो नहीं करना चाहिए या कोर्ट्स को उसे इनवैलिडेट कर देना चाहिए। तो ये कहानी यहां से निकल के आती है। ठीक है, अब एग्जाम के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें इसका इंपैक्ट आना चाहिए कि इससे एक्चुअली होता क्या है। मैंने 8 पॉइंट दिए, मैं आपको एक एक पॉइंट बहुत क्लियरली समझा देता हूं कि इससे क्या होगा और क्या नहीं होगा। फर्स्ट, और ये पॉइंट्स मैंने सारे उसी मेजर माइंड मैप से निकालने जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में दिखाए थे, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से होता क्या है, ये करना क्या चाहता है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इट, गुड बैड एक जगह, पहले इसका आउटकम समझ लो। द फर्स्ट इंपैक्ट इज ऑन चेक्स एंड बैलेंसेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो जो सुप्रीम कोर्ट का गोलकनाथ में डिसीजन था, इट वॉज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। सीधी सिंपल बात तो ये है, पहली बार जब गोलकनाथ के केस में कोर्ट ने कहा कि ये क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, ऑर्डिनरी पावर लगा रखी है, बाद में केशवानंद भारती इस पार्ट को गोलकनाथ में ओवर रूल भी करती है, आप टाइमलाइन में अच्छे से एक बार देख लेना। और गोलकनाथ में फिर कोर्ट कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट्स को हाथ नहीं लगाएगा, दे आर ट्रांसडेंटल टू द कॉन्स्टिट्यूशन।
पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है फंडामेंटल राइट्स को हाथ लगाने की, गलती से भी हाथ मत लगाना। दिस इज अ साइन ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। लेकिन केशवानंद भारती में ये तो सेटअप हो गया कि भाई when it comes to constitutional matters, it is the courts of the country, particularly the Supreme Court, which has unmatched authority। पहली बात तो। और फिर क्या हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन बनाते बनाते सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्ट्रेटेजिक 2 कदम पीछे ले लिया। उन्होंने कहा कि देखो, फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है आप अमेंड कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां उन्होंने पार्लियामेंट को खुला हाथ दिया, बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू उन्होंने अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर को भी एक्सपैंड कर दिया कि हम हर उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, नॉट जस्ट द वंस अफेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस बना। इसका पॉइंट ये है कि अगर पार्लियामेंट के पास एक अनक्वेश्चन्ड, अनफेटर्ड राइट होती टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम समझ रहे हैं, तो फिर द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैड द पावर कि आप किसी भी उस एक्शन को वैलिडेट या इनवैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि केशवानंद भारती's केस is a win-win situation, is a happy situation for everybody who's involved in the matter. That is why it's important. दूसरा, the spirit of constitutionalism at large। देखो, केशवानंद भारती, ये लाइन आप समझो, बहुत बहुत डीप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि थ्योरी और प्रैक्टिकलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। सिमिलरली, ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जमीन आसमान का फर्क है। और इस फर्क को केशवानंद भारती के जजमेंट में समझा गया कि देखो, लिख तो आपने बढ़िया दिया कि चलो पार्लियामेंट ये कर सकता है, ये पावर है, ये ग्रेडेड मेजॉरिटी है, लेकिन रियलिटी में हमने देखा उसको कैसे मिसयूज भी किया गया है, कैसे उसको यूज करके कुछ स्पेसिफिक एजेंडाज हैव रीच्ड देयर एंड्स। तो इसलिए दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इस डिसीजन से क्या हुआ कि पार्लियामेंट, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, and this constituent power is with the parliament because they hold the democratic mandate, the trust of the people of India, ये कुछ फंडामेंटल चीजें हाथ नहीं लगा सकते। उनकी पावर लिमिटलेस नहीं है। और हमेशा से जो लोग, अल्टीमेट सॉवरेन कौन है? पीपल। ये कहां सीखा था? प्रियम्बल में सीखा था। तो इट इज ऑलवेज को एक्सटेंसिव विद व्हाट इज राइट फॉर द पीपल। थर्ड पॉइंट, डोमिनोज इफेक्ट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट, बहुत अच्छा इंपैक्ट है। देखो, ये जब हमने किया तो दुनिया भर ने देखा। बहुत सारे हमारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश, अब उनके साथ थोड़ी चीजें ठीक नहीं चल रही, जहां मिलिट्री कू, टोटलिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियन रूल बहुत कॉमन था। उन सब के सुप्रीम कोर्ट्स ने या हायर कोर्ट्स ने हमारे इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अपने लीगल सिस्टम में भी इंप्लीमेंट किया, इंक्लूडिंग द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। सो इट हैज सेफगार्डेड डेमोक्रेसी, it has safeguarded the true essence of what democracy is in so many jurisdictions, not just India. And इससे आपने फंडामेंटली जुडिशियल रिव्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को एक बहुत अच्छा एनेक्डोटल एविडेंस दे दिया। कैसे? अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या लॉ बेसिक स्ट्रक्चर के किसी प्रिंसिपल को वायलेट करने की कोशिश करेगा,
तो उसको कोर्ट डेफिनेटली सुनेगी और कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है या नहीं, और क्या बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं ये भी कोर्ट ही डिसाइड कर रही है। तो उससे आपने जुडिशियल रिव्यू तो बहुत अच्छे से रीइंफोर्स कर लिया, और जब ये किया तो आपने अल्टीमेटली क्या किया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स प्रोटेक्ट कर लिए। जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स प्रोटेक्ट कर लिए, तो आपने पार्लियामेंट को रोक दिया कॉन्स्टिट्यूशन की उन बेसिक फीचर्स को अमेंड करने से, या उनको वायलेट करने से, या उनको डाइल्यूट करने से, या उनको वीकन करने से। तो उससे आपने कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमसी थोड़ी सी बेहतर कर दी। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमसी की खास बात क्या है कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में तो स्पेसिफिकली लिखा है, एक्सप्लिसिटली लिखा है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएस इज सुप्रीम। एक्सप्लिसिटली लिखा है, हमारे यहां कहीं लिखा नहीं। ये जब जब चीजें नहीं क्लियरली लिखी होती, तब तब आपको इंटरवीन करके इन रिलेशनशिप्स को, इन इक्वेशंस को संभालना पड़ता है। देन इज द इशू ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो, फंडामेंटल राइट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसको आप बहुत सिंपल एग्जांपल से समझो। द आइडिया इज, आप जब ये लैंड रिफॉर्म मेजर्स ला रहे हो, 10 तरह की चीजें कर रहे हो, आप नेशनलाइजेशन लेके आए, आपने कोर सेक्टर्स हटाने की कोशिश करी, कोर्ट ने इवेंचुअली तो ऑब्जेक्ट किया आरसी कूपर, सिंधिया साहब के केस में, माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। द आइडिया इज कि लॉस तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब तक क्या हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर नॉट लॉ एज पर आर्टिकल 13(2). इसका मतलब दे कैन टेक्निकली डू एनीथिंग दे वांट टू विद फंडामेंटल राइट्स। अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वुड हैव हैड द ability and the power to dilute fundamental rights or weaken them or remove them significantly, क्योंकि most of the features of basic structure जो आज तक कोर्ट ने आइडेंटिफाई करे हैं वो आपको फंडामेंटल राइट्स में रिफ्लेक्ट होके दिख जाते हैं, तो इसलिए आप फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो। देन कम्स द पॉइंट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, सॉरी, देन कम्स द पॉइंट ऑफ मेंटेनिंग फेडरलिज्म। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इज अ वेरी यूनिकली सेटअप फेडरल कंट्री। जब हम फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर में इस सच रिकॉग्नाइज करते हैं, तो फेडरल अरेंजमेंट, हम कहते हैं कि आप जो बेसिक सेंस ऑफ फेडरलिज्म है उसको वायलेट नहीं कर सकते। आप एक हद से ज्यादा, माना कि हमारा नेचर यूनिटरी है, माना कि हम क्वाज़ाई फेडरल हैं, लेकिन स्टेट्स की कुछ तो हैसियत है। देयर विल ऑलवेज बी स्टेट्स इन इंडिया। ये बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है। द आइडिया दैट इंडिया विल ऑलवेज बी अ 2-tiered गवर्नमेंट, ये बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है, जैसे वो प्रोटेक्ट करता है कि वी विल ऑलवेज बी अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। Then you have the point of limiting constitutional amendments. जब आप constitutional amendments को, किसी भी चीज को अमेंड करने से रोकते हो, you decrease the scope of it. आप बेसिकली उन पे एक बाउंड्री लगाते हो, और उस बाउंड्री से क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अपने आप में लिमिट हो जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है। एंड देन फाइनली, इसकी वजह से आप कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से इवॉल्व कर पाते। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मैंने आपको लास्ट वाले नोट में मैं आपको दिखा दूंगा, सारे इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं मैंने, वैसे वैसे हमको नए नए फीचर्स पता चलेंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इनफैक्ट मिनर्वा मिल्स में तो कोर्ट ने यहां तक बोल दिया कि 368 की भी अमेंडिंग पावर टेक्निकली इज बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप 368 को भी ऐसे हल्के में अमेंड नहीं कर सकते, बहुत केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा।
So the doctrine of basic structure basically allows for the evolution of the Indian constitution in response to changing societal needs and aspirations. जैसे जैसे समय बदलेगा, हालात बदलेंगे, our socio political economic conditions will change, we will keep adding and subtracting things through judgments. और जहां तक है, हम सारे बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और इंक्लूसिव बने, गवर्नमेंट एक्शंस और इंक्लूसिव बने, एंड दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इट. तो ये तो एक पार्ट हो गया जो मुझे लगता है कि इस साल आने की बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी है. अब 3 सवालों के जवाब और हमारे पास होने चाहिए. पहला कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, दूसरा इसका फ्यूचर क्या है, और तीसरा ये इंटरनेशनली कैसे होता है. ये सिर्फ एक वैल्यू ऐड है, इसको आप अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है, आंसर में डेप्थ देखने को मिलेगी. 4 बेसिक प्रॉब्लम्स है इस पूरे बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब किताब के साथ. पहला, इट हैज नो मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कहीं पे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इसके बारे में इंसिडेंटली एक्सीडेंटली कहीं नहीं लिखा है. आप जो कर रहे हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ इट इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल. सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी किसने कि आप ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बना लो? क्या हम सुप्रीम कोर्ट पे इतना अंधा भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि इन अ डेमोक्रेसी इफ मिलिट्री रूल इज बैड देन जुडिशियल रूल इज ऑल्सो बैड. और खासकर आज के टाइम पे जहां जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं, कल परसों के अखबार में ही था कि आने वाले मॉनसून सेशन में देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट द गवर्नमेंट में मूव एन इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट द दिल्ली हाई कोर्ट जज. ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे देश की हिस्ट्री में एक भी जज करप्ट नहीं रहे हो, बट ऐसा जरूर हुआ है कि एक भी जज के खिलाफ कोई इम्पीचमेंट मोशन ही नहीं सक्सेसफुल रहा है. एक तो हुए ही नाम गिन चुन के हैं, और जो भी 1-2 हुए उस तक में तो या तो जजेस ने रिजाइन कर दिया है, वो बात खत्म हो गई है. आप इतना भरोसा कर कैसे सकते हो? कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा है. सुप्रीम कोर्ट को यह पावर किसने दी और पार्लियामेंट को यह पावर किसने नहीं दी? ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा, ये जजमेंट अपने आप में इज द लेंथीएस्ट रिटन जजमेंट इन साउथ एशियन हिस्ट्री. इस जजमेंट के साथ 2 प्रॉब्लम्स हैं. आप शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलखनाथ, केशवानंद भारती, कोई भी ऐसे जजमेंट, इवन मिनर्वा मिल्स, आप कोई भी ऐसे जजमेंट उठा के देख लो, ये जजमेंट्स अपने आप में यूनानिमस नहीं है. एक तो आप वैसे ही एंटी डेमोक्रेसी हो, दूसरा सारे जजेस could not even agree on one basic thing, could not even agree on whether there should be basic structure or not. The majority ratio in केशवानंद भारती 7:6. वो एक जज के मार्जिन पे पूरा गेम पलटा है, वो एक जज के मार्जिन पे. It is perhaps the only judgment, one of the few if not the only judgments of the Indian Supreme Court. एक तो लंबा इतना है, सबने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं, जिसकी एक ऑफिशियल समरी निकाली गई है, और उस ऑफिशियल समरी पे भी कुछ जजेस ने साइन करने से मना कर दिया है. आज तक ये एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं है कि केशवानंद भारती में किस चीज को बेसिक स्ट्रक्चर माना है, किसको नहीं माना है. वो आप जैसे सीसैट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हो, वैसे यहां पे भी करते हो. इट इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन जजमेंट्स, easily with more than about 700-800 pages, running into about easily more than 4 lakh words, easily 5 lakh words. तो यही क्लैरिटी नहीं है कि जो आपकी इनॉग्रल जजमेंट में क्या लिखा है तो आप दुनियादारी की क्या ही बात कर लोगे. एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज एम्बिग्विटी. आप बेसिक स्ट्रक्चर भी के टर्म्स भी तो डिफाइन नहीं कर रहे. आपने कहा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर है, बट व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी?
आपने कहा सेक्युलरिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर, तो कुछ भी ऐसा जो रिलीजियस इक्वालिटी को वायलेट करेगा तो क्या वो नेसेसरीली सेक्युलरिज्म को वायलेट करेगा? क्योंकि आपने इसी के बेसिस पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसको इवॉल्व किया है 1950s का शिरूर मठ का। तो आपने अजमेर चिश्ती में तो कह दिया कि द सूफी क्लैन हैज नो क्लेम टू मैनेज द दरगाह, लेकिन आपने दाऊदी बोहरा कम्युनिटी को जो पावर दी गई है उनके हेड को कि मेंबर्स ऑफ द दाऊदी बोहरा कम्युनिटी कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द कम्युनिटी, वो आपने जस्टिफाई कर दिया। सबरीमाला में हमने जजमेंट दे दिया, लेकिन संथारा अभी भी अटका पड़ा है। एंड नाउ ऑफ कोर्स द वक्फ बिल इज सब जुडिस, और जब वक्फ के आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो आप देखना बेसिक स्ट्रक्चर आर्ग्यू होगा। कल को जब वन नेशन वन इलेक्शन का लॉ पास हो जाएगा, अभी तो जेपीसी के पास है, 100% वो अमेंडमेंट को चैलेंज होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी डेमोक्रेसी को बेसिक स्ट्रक्चर पर लेके गए थे ना, बट क्या इन टर्म्स का मतलब है यही नहीं पता, और ये भी चेंज होते रहते हैं। एंड फाइनली आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, अगर ये पार्लियामेंट के अलावा या इलेक्टेड बॉडी के अलावा कोई भी डिसाइड कर रहा है तो आप फंडामेंटली अनडेमोक्रेटिक हुए ना। 100 बात की बात तो यही है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इसका बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन यू हैव द फ्यूचर ऑफ इट। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द फ्यूचर ऑफ इट। क्या कल को मैं, ये हमारे पीवाईक्यू में आ भी रखा है, क्या मैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का नामो निशान मिटा सकता हूं? क्वेश्चन ये था, डज द पार्लियामेंट थ्रू द अमेंडिंग पावर itself eliminate basic structure? The answer is not through the amending power, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो लिखा ही नहीं है, तो आप मिटाओगे क्या? मिनर्वा मिल्स इतना इंपॉर्टेंट केस क्यों है और आज इस साल के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स। केशवानंद भारती तो केशवानंद भारती है, बट मिनर्वा मिल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर 2 reasons. One, it establishes a relationship between fundamental rights and directive principles, जहां मैंने आपको बताया 39B and C is greater than 1419 if these are the only 2 problems. Second, it defeats the last attempt made by the government to undermine the basic structure doctrine. The last attempt. It is one of the cases that India has forgotten and it should not. और क्योंकि ये 1980 का केस है, 2025 is an anniversary year, इसलिए ध्यान रखना है। टाइमलाइन में आपको इसके स्पेसिफिक्स मिल जाएंगे, प्लीज मेक श्योर ऑफ इट। एक बहुत अच्छी किताब है, द केसेस दैट इंडिया फॉरगॉट बाय चिंतन चंद्रचूड़। इसका पहला केस इज द मिनर्वा मिल्स केस। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है, ये सिग्निफिकेंस उसी पॉइंट से लिंक करता है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे इसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत स्मार्ट चीज करी, कहा कि द लिमिटेशंस placed under 368 to the parliament in terms of tougher majorities etc are also a form of basic structure. 368 and the limitations it inherently carries is a form of basic structure. बेसिकली केशवानंद भारती 1973 और मिनर्वा मिल्स के बीच में 42nd अमेंडमेंट में काफी उन्होंने ऊपर नीचे करने की कोशिश करी। पहले तो उन्होंने केशवानंद भारती के बाद एक बेंच ही बिठाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बेंच रातों रात डिसॉल्व हो गई। इमरजेंसी थी तो ज्यादा उसके बारे में डिटेल्स है नहीं,
But through the 42nd Amendment, they tried to dilute it. They inserted provisions under 368 and 13 saying सरकार को जो करना है वो कर सकता है, can amend anything. तो ये इसलिए important है. तो coming back to what we are discussing here, what is the future? एक तरीका ये है कि you have a bench of more than 13 judges who then collectively decide कि भाई आज से कुछ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसके चांसेस बहुत लो हैं. दूसरा एक चीज और हो सकती है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट करो. Constituent Assembly was also not the most elected, most representative body. The Constituent Assembly comprised of representatives of bodies that were created during the British time. ऐसा तो नहीं है कि आपने पहले जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करके फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसकी वजह से 1952 में जनरल इलेक्शंस हुए. तभी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है, इज इट ट्रूली representative of India at the time? It is definitely the most pragmatic way of doing it, but is it the right and the absolute right way to go about it? So maybe if you decide to have a fresh constituent assembly and then maybe take it forward. Any Lok Sabha after 1952 has more of a mandate than the constituent assembly ever did. तीसरा, जैसे 42nd अमेंडमेंट में वो ऐसे अगर कुछ कुछ छोटे 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 अमेंडमेंट्स करने लग गए जिससे बेसिक स्ट्रक्चर डाइल्यूट हो सकता है, तो वो एक पॉसिबिलिटी है. चौथा, और ये मैं नहीं कह रहा, एक लीगल स्कॉलर है डीडी बासु जो कहते हैं, और ये मतलब नॉर्मल डीडी बासु में नहीं कहते, जहां पे वो थोड़ा सा और खुल के बात करते हैं उसमें कहते हैं. इसके बेसिकली ये 2 वॉल्यूम्स में किताब आती है, ये शॉर्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 2 वॉल्यूम्स हैं ऐसी, तो ये दूसरे वॉल्यूम में कहते हैं, एंड आई कैन टेल यू द पेज नंबर ऑल्सो. और उसमें वो बहुत क्लियरली कहते हैं कि वन ऑफ द वेज टू डू दिस इज पेज नंबर 2352, जिनके पास ये किताब है, रेवोल्यूशन, रेफरेंडम एंड द पार्लियामेंट कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज इट इज, यहाँ लिखा हुआ है. तो ये यहाँ से मतलब इसका आंसर आपको देखने को मिल जाता है. तो ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास. ये रेफरेंडम हो गया या अरब स्प्रिंग टाइप कुछ हो गया, देन मे बी अगेन वेरी वेरी अनलाइकली गिवन द नेचर ऑफ आवर गवर्नमेंट पॉलिटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और दुनिया भर में इसका एक बहुत सिंपल तरीका है. हम क्यों ना कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक आर्टिकल लिख दे और बोल दे कि इस आर्टिकल में हम जो जो आर्टिकल बता रहे हैं उनको हाथ नहीं लगाना. अगर हम 368 में बोल सकते हैं कि इन आर्टिकल्स के लिए स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट रैटिफिकेशन लगेगी, तो हम एक आर्टिकल ऐड करके 2-4 आर्टिकल नहीं बता सकते कि इसको हाथ मत लगाना, जो बहुत सारे देशों ने किया है. जैसे पोर्चुगल ने किया है, ग्रीस ने किया है, थाईलैंड ने किया है, पाकिस्तान ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस थ्रू देयर कोर्ट्स, इटली और फ्रांस ने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, ब्रिटेन अभी इसको कंसिडर कर रहा है, अभी तक पूरी बात हुई नहीं है. कर तो सकते ही हैं, बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो देयरफॉर माय कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इज द बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट अ बैरियर टू प्रोग्रेस, इट इज अ ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर, between what India aspired to be in the 1950s and what it must never stop striving to becoming. It reminds us that while laws may change, principles must endure. And in doing so, and I link it back to constitutional morality, the soul of the Constitution remains inviolable even if the body adopts itself to an evolving nation. ठीक है, ये आपको करना है. अब जो कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ मेंस कोर्स एंड दिस इज अ मेंस क्रैश कोर्स. पढ़ा सब कुछ रहा हूं, लेकिन मैं एक लेवल पे पढ़ा रहा हूं. और अगर जब हम फाउंडेशन कोर्सेज करते हैं जैसे MCF 1 वगैरह में, बिल्कुल प्यार से आपकी जर्नी मेरे साथ होती है. तो ये
इसी को पढ़ने में 3 लेक्चर लगते हैं, हम आराम से 4 साढ़े 4 घंटे बैठ के एक एक चीज सीखते हैं। तो इफ यू आर वॉचिंग दिस विदाउट अ साउंड बेसिस इन पॉलिटी, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। और चाहो तो प्लीज फील फ्री to join the foundation batches. अभी the next one is going to start from the 16th of June. तब तक मेरा मैग्ना कार्टा मेंस का काफ़ी काम हो चुका होगा, so I can give that batch enough time. एंड आपको ऑफ कोर्स यूनिवर्सल एक्सेस है। आप अगर MCF बैच 3 लॉन्च हो रहा है 16th ऑफ जून से, जब आप वो बैच में इनरोल करेंगे तो आपको प्रीवियस MCF बैच ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ताकि आपको हमेशा 2 चीज़ें, ताकि आप कंपेयर कर सको कि अच्छा पहले क्या पढ़ाया था, आज कितना अपडेशन है, और दूसरा आपको रहे कि हाँ सारी चीज़ें कवर हुई और ज़्यादा ही कवर होंगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो खैर ये ध्यान रखना, दिस इज वाई दीज लेक्चर्स आर ऑफ अ सर्टन पेस, देर ऑफ अ सर्टन पेडागॉजी। ठीक है, खैर ये टाइमलाइन एक बार अच्छे से गो थ्रू करना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। बिकॉज फॉर इंस्टेंस ये जो चंपाकम का जजमेंट है, ये DPSP वाली कहानी जोड़ता है, ये रिजर्वेशन वाली कहानी जोड़ता है, फर्स्ट अमेंडमेंट के क्या फीचर्स रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। और जो चीज़ें कई बार ऊपर नीचे गलत हो जाती हैं, नेशनलाइजेशन के क्या प्रोविजंस रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट रहा है, सिंधिया के सब कुछ स्पेसिफिकली क्या अमेंडमेंट चैलेंज हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सारी की सारी चीज़ें लिखी गई हैं स्पेसिफिकली, मैंने लाइन बाय लाइन, और ये सारी चीज़ें मेरे हाथ की लिखी गई हैं। तो ये ध्यान रखना। जो इलेक्शंस केस है राजनारायण वाला, वो यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। और इसके बाद जो एवोल्यूशन होता है, जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ देखो 42nd अमेंडमेंट में 32, 131, 226 में अमेंडमेंट्स होने, चेंजेस किए, 368 में चेंज किया, इसी को मिनर्वा मिल्स ने स्ट्राइक डाउन किया, दे टुक इट टू द प्री 42nd पोजीशन। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज द 42nd अमेंडमेंट इफेक्टिवली ट्राइज टू नलिफाई केशवानंद भारती। तभी मिनर्वा मिल्स ने 368 को ही बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। ये एक बार आपको अच्छे से देखना है, एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है, प्लीज रिमेंबर दिस ना। इसके बाद जहां कहीं कहीं पे बहुत क्लैरिटी नहीं होती है कि एग्जैक्टली केशवानंद भारती में तो यही कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, 1973 के बाद लगेगा, लेकिन 9th शेड्यूल का क्या? तो उसके लिए वमन राव, IR कोहेलो, ये सारे जजमेंट्स मैंने एक एक जगह पे आपको एक एक लाइन में दे दिए। एंड द मोस्ट रिसेंट जजमेंट्स ऑल्सो, मद्रास एसोसिएशन जहां बहुत क्लियरली लिखा है ऑर्डिनरी लॉज कांट, मदरसा वाले जजमेंट में बताया कि स्पेसिफिकली होना चाहिए, और द प्रॉपर्टी एसोसिएशन जजमेंट जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरी तरह से रिसोर्स नहीं माना है। सारी चीजें यहाँ पे एक जगह है, प्लीज कर लेना, एक बार देख लेना। एंड आई हैव गिवन यू द एवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स एक टेबल में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने के लिए इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। एनालिसिस वही है जो मैंने करा दिया है, लेकिन उस एनालिसिस का जो बैकएंड है ये आपको एक बार जरूर देखना है। अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज मोर देन वेलकम फॉर द फाउंडेशन बैच। बाकी तो खैर जो मेंस लिख रहे हैं उनको तो खैर ये चीजें आती हैं, बस थोड़ा मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए आपके पास ये कोर पॉइंट्स होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने टेबल्स बना दिए कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आता है क्या नहीं। ये कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, ये डेमोक्रेसी रिलेटेड है, ये जुडिशरी रिलेटेड है, ये राइट्स रिलेटेड है। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स कौन कौन से केसेस में रिकग्नाइज हुए हैं वो भी, और क्या क्या कोर्ट ने कहा है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे 5th शेड्यूल, ट्राइब्यूनल्स, एन अमेंडमेंट टेकिंग अवे अ फंडामेंटल राइट। ये सारी चीजें मैंने लिख के दे दी हैं, क्योंकि ये बहुत हाईली रिसाइक्लेबल है। क्वेश्चन आया फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इस साल हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू इसमें बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट एंड एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम्स बेसिक स्ट्रक्चर है, एक्सेस टू जस्टिस बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर लोक अदालत पे, नालसा पे, आर्बिट्रेशन पे, ग्राम न्यायालय पे कोई क्वेश्चन आया तो ये हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आया
गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में 100% हमें फेडरलिज्म बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आएगा ही आएगा। तो फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, चाहे ऑर्डिनेंसेस करें चाहे जुडिशियल रिव्यू करें, सेपरेशन ऑफ पावर्स इज बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन करना पड़ेगा। और ये जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये एक बार आपको ये मेमोराइज करना 100% जरूरी है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारती के जजमेंट्स के बाद जो जजमेंट्स आए उन्होंने क्या कहा, एंड वेरी वेरी स्पेसिफिकली मिनर्वा मिल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। मिनर्वा मिल्स 2025 मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स बेसिक स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग एल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमें करने की ज़रूरत नहीं। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमने जो कोर चीज़ें हैं, वी स्पेंड अबाउट 5-6 आवर्स इटसेल्फ ऑन द फर्स्ट टॉपिक इटसेल्फ, क्योंकि ये इतना डाइवर्स है। इट हैड टू बी डन इन अ सर्टन कॉन्टेक्स्ट, इट हैड टू बी डन इन अ सर्टन अमाउंट ऑफ डेप्थ। इसके बाद अब एक्सेलेरेटर दबेगा थोड़ा सा, एक लेक्चर में एग्जीक्यूटिव पूरा हो जाएगा कल। लेजिस्लेचर और इलेक्शंस में सोच रहा हूँ, क्योंकि लेजिस्लेचर के सारे टॉपिक्स का स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम ही होता है। I'll try to do elections, legislature and elections together in one go. Let's see how that pans out. But executive तो हम कल कर ही लेंगे। एक चीज़ और, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपना वीडियो हर दिन आ रहा है तो आपको भी कोशिश करना है कि आप भी उसको कंसिस्टेंटली सीखें। अगर आप इस बार मेंस नहीं भी लिख रहे हैं और आपको चलो आपका बेसिक्स क्लियर है, तो तब भी आप एटलीस्ट कोशिश करें कि मेंस का जो लेवल है उस लेवल तक हमको कैसे सोचना है, ये बेंचमार्क है। तो ये बेंचमार्क का हमको हमेशा से 100% ध्यान रखना है। क्लियर? थैंक यू। सी यू टुमारो विद एग्जीक्यूटिव एंड द नोट्स। बाय बाय।